देखिए सीआरपीसी में आपका ये 164 सेक्शन कल बताया गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है आपका प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, और उसमें तमाम बातें आपको बताई गई। आइए, जो बीच बीच की धाराएं प्री के लिए हैं उसको आपका दो दो लाइन बताते हुए मुख्य रूप से जो मेंस में आता है उस पर ध्यान देना है, लेकिन प्री के लिए भी आपका दो दो चार चार लाइन बता देना है। आइए अगला सेक्शन देखा जाए सीआरपीसी का 164 ए। यहाँ से भी आपका प्री में क्वेश्चन बन रहा है। 164 ए ये जो धारा है, ये जो सेक्शन है, ये 2005 में जोड़ा गया, यानी कि ऐड किया गया, और 23/6/2006 से इनफोर्स हुआ है, यानी कि 23 जून 2006 से लागू हुआ है। आइए देखा जाए इसमें क्या प्रावधान है। 164 का बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा, यानी कि दुराचार की शिकार महिला की शारीरिक परीक्षा की जाएगी। दुराचार की शिकार महिला है या दुराचार का प्रयास महिला से किया गया है, तो ऐसी दशा में उसकी चिकित्सकीय परीक्षा की जाएगी, लेकिन महिला चिकित्सक द्वारा ही की जाएगी। यानी कि पहला पॉइंट ये मिला कि किसी महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये मिला कि ऐसी महिला की सम्मति या कंसेंट से ही उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पुलिस को इत्तिला मिलने या अपराध की सूचना मिलने के कितने घंटों के अंदर ये मेडिकल चेकअप महिला का कराया जाएगा, तो वह याद रखना है 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर। फिर एक बार दोहरा दिया जाए, बलात्संग की शिकार हुई पीड़िता का मेडिकल चेकअप आपका महिला डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। महिला ऐसी पीड़िता की सम्मत से किया जाएगा, रजामंदी से। और जब अपराध किए जाने की इत्तिला मिली है उसके 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। इस प्रकार प्री में जो आ सकता है आपको बताया गया। इसके बाद आपका 165, जहाँ तक सेक्शन 165 की बात है, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की बात की गई है। यहाँ से भी आपका कम क्वेश्चन बनता है। अब आइए 166। 166 में भी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा की जा सकती है, ये 166 में है। यहाँ से भी आपका कम ही क्वेश्चन बनता है। अब दो सेक्शन आपका इधर प्री के लिए है, एक एक लाइन केवल याद रखना है आपका 166 क और 166 ख। यहाँ से एक एक लाइन याद रखना है। फिर एक बार बता दिया जाए 166 ए, यानी कि सेक्शन 166 ए आपका इस सेक्शन के तहत भारत से बाहर किसी अन्य देश में यदि इन्वेस्टिगेशन कराना है, अर्थात अन्वेषण कराना है, तो मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कि यहाँ का जो न्यायालय है अर्थात मजिस्ट्रेट क्या जारी करेंगे ऐसे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आपका जवाब रहेगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। एक लाइन बस प्री के लिए याद रखिएगा, भारत से बाहर अन्वेषण के लिए क्या इशू किया जाएगा,
तो 166 ए के तहत मजिस्ट्रेट क्या इशू करेंगे, तो एक लाइन याद रखना है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र। फिर आपका 166 बी आ जाता है कि अगर भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को क्या जारी किया जाएगा, यानी कि विदेश से भारत में इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या जारी किया जाएगा, तो एक लाइन याद रखना है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र। फिर एक बार इसको समझिए, प्री में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। भारत से बाहर पूछे तो आपका 166 ए, और विदेश से भारत में पूछे तो 166 बी, और दोनों में क्या जारी होगा, तो दोनों में आपका जो इशू किया जाएगा वह लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होगा या अनुरोध पत्र होगा। इसके बाद मेंस के लिए जो क्वेश्चन आता है 167 से आता है। 167 में तमाम बातें हैं। आइए एक एक बातों को देखा जाए। पहले इसकी एरिया कवर कर लिया जाए। आपका 167 की एरिया आपका कवर कर लिया जाए। आपका 167 की जहाँ तक एरिया की बात है, देखिए सीआरपीसी की धारा 167 काफ़ी प्रसिद्ध धारा है, और इस धारा के तहत मैं बता दूं, प्री में एक क्वेश्चन निश्चित आता है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस धारा से आपका बता दिया जाए मेंस में भी लगातार क्वेश्चन बनता है। तो आखिर 166 में है क्या, एकाएक नियमों को तोड़ा जाए, यानी कि 166 के जो एकाएक छोटी छोटी बातें हैं उसको पहले हम बताते हैं और तब बेयर एक्ट शुरू किया जाएगा। 166 में कौन कौन सी बातें हैं, इसको पहले एक जगह हम एकत्र कर लेते हैं। पहली आपका ये बात है अन्वेषण की अवधि, यानी कि 24 घंटे का नियम दिया गया है, 24 आवर्स का। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि 24 घंटे का नियम है। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि 15 दिन का नियम है। फिर आपका 7 दिन का नियम है। फिर 60 दिन का नियम है। फिर 90 दिन का नियम है। यानी कि समय भी याद रखना है, 15 दिन, 7 दिन, 7 डेज, 60 डेज, 90 डेज। इसके बाद आपका जो नया पूछा जा रहा है ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड क्या होती है, ये इसमें समाहित है। फिर इसमें जो पूछा जाता है आपका पुलिस अभिरक्षा। पुलिस अभिरक्षा समाहित है। फिर इसमें आपका जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक अभिरक्षा समाहित है। न्यायिक अभिरक्षा समाहित है। फिर इसमें जो क्वेश्चन बनता है वह आपका अगला क्वेश्चन बनता है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब हुआ व्यतिक्रम। व्यतिक्रम या इसको कहते हैं चूक। चूक के कारण जमानत। चूक के कारण जमानत का प्रावधान किया गया है। फिर इसमें कुछ दशाओं में अन्वेषण को रोकने का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि कुछ दशाओं में
इन्वेस्टिगेशन को रोकने का भी प्रावधान किया गया है। तो आइए पहले एक एक करके जो सामान्य बातें हैं उसको हम कवर करते हैं और तब इसको डिटेल में मेंस वाइज चला जाएगा। पहले कंसेप्ट बना लीजिए। पहला पॉइंट हमने लिखा है 24 घंटे। तो आपका यदि अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है तो पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे तक अपनी अभिरक्षा में अभियुक्त को रख सकती है। तो पुलिस को चाहिए कि इन 24 घंटों में इन्वेस्टिगेशन को पूर्ण कर ले, अर्थात अन्वेषण को पूर्ण कर ले। यदि पुलिस 24 घंटे में अन्वेषण पूर्ण नहीं करती तो क्या प्रक्रिया अपनाएगी, क्या प्रोसीजर अपनाएगी, इसका प्रावधान 167 में किया गया है, यानी कि 167 में किया गया है। अगर पुलिस 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करती तो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वह अभियुक्त को सशरीर पेश करेगी, ये बात बताई गई है। अब जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वह आपका अभियुक्त को कितने दिन के लिए कस्टडी में भेज सकता है, यानी कि अधिकतम एक बार में कितने दिन के लिए आपका कस्टडी में अभिरक्षा में न्यायिक मजिस्ट्रेट भेज सकता है। तो आपका जवाब रहेगा 15 डेज, यानी कि आपका 15 दिन। यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट एक बार में अधिकतम 15 दिन तक के लिए अभियुक्त को लेकिन यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसा करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसा करता है, तो उसे केवल और केवल 7 दिन का अधिकार है। यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम पूछे तो 15 दिन और कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम पूछे 7 दिन। फिर आपका 60 डेज और 90 डेज का भी एक नियम इसमें आएगा। आपका 60 दिन और 90 दिन का नियम क्या है, एक एक लाइन ये समझ लिया जाए। अगर अपराध ऐसा किया गया है जिसमें दंड 10 वर्ष से कम हो, तो यदि इन्वेस्टिगेशन 60 दिनों में पूरा नहीं किया जाता तो अभियुक्त जमानत का हकदार होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि ऐसे अपराध का अभियोग है जिसमें सजा आपका 10 वर्ष से कम की है तो अन्वेषण 60 दिनों में पूरा कर लेना चाहिए। और यदि 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक के कारावास का दंड है या आजीवन कारावास का दंड है या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध हैं तो अन्वेषण 90 दिन में पूरा कर लेना चाहिए। यदि इतने दिनों में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया जाता तो अभियुक्त यदि जेल में है तो वह साधिकार जमानत का अधिकारी होगा। इसी को एक लाइन में डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। आजकल टिप्पणी में भी ये अलग से क्वेश्चन बन रहा है कि डिफॉल्ट बेल क्या है। व्यतिक्रम के कारण जमानत या चूक के कारण जमानत। फिर एक बार इसको देख लीजिए। व्यतिक्रम के कारण जमानत या चूक के कारण जमानत या डिफॉल्ट बेल क्या है। फिर इसको एक बार समझिए। यदि अन्वेषण 60 या 90 दिन में
जैसी भी स्थिति हो पूरा नहीं किया जाता और अगर अभियुक्त अभिरक्षा में है तो वह साधिकार जमानत की मांग कर सकता है और इसे ही डिफ़ॉल्ट बेल या व्यतिक्रम के कारण या चूक के कारण जमानत कहा जाता है। अगला ये ट्रांजिट रिमांड का भी प्रावधान है। ट्रांजिट रिमांड का मतलब ये हुआ कि ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश किया गया है जिसे उस मामले में विचारण की अधिकारता नहीं है और उसकी राय में अधिक दिनों तक निरुद्ध रखना आवश्यक है, तो वह अभियुक्त को अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का आदेश देगा। इसी को ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। ये यात्रा के लिए रिमांड होती हैं जिसे हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे। आइए आपका 167 में पुलिस रिमांड भी है या पुलिस प्रतिप्रेषण या पुलिस की अभिरक्षा और जुडिशियल रिमांड भी हैं। न्यायिक अभिरक्षा या जुडिशियल रिमांड या न्यायिक प्रतिप्रेषण। पुलिस रिमांड पहले देखा जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका, जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिन के अंदर ही उसे पुलिस अभिरक्षा में सौंपा जा सकता है। यानी कि जो गिरफ्तारी का फर्स्ट 15 डेज होता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और न्यायालय चाहे तो इस समय में अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में भी भेज सकता है या न्यायिक अभिरक्षा में, और ये अभिरक्षाएं कन्वर्ट होती रहती हैं। यानी कि हो सकता है कि गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिन के अंदर कुछ समय के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए, कुछ समय के लिए पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाए। लेकिन जैसे ही 15 दिन बीतता है, यानी कि जैसे ही प्रथम 15 दिन बीतता है, उसके पश्चात सदैव अभियुक्त को जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा, पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेजा जाएगा। यानी कि पुलिस अभिरक्षा क्या होती है, न्यायिक अभिरक्षा क्या होती है और डिफ़ॉल्ट बेल हम बता ही चुके हैं। इसके बाद अन्वेषण को रोकना, ये भी अलग से इंटरव्यू में और प्री में भी क्वेश्चन बन रहा है कि क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है। तो आपका जवाब रहेगा कि सामान्यतः अन्वेषण को रोकने का अधिकार मजिस्ट्रेट को नहीं है, लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। 167 में एक एक्सेप्शन इसका दिया गया है जो बेयर एक्ट बताते समय हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो जो सामान्य बातें इस धारा की थी समाप्त हुई और ये धारा काफ़ी महत्वपूर्ण है और इंटरव्यू में जो पूछा जाता है वह लास्ट में बताया जाएगा कि 167 और 309 यानी कि 167 और 309 में अंतर क्या है। तो ये बेयर एक्ट जब बता दिया जाए, ये बड़ी धारा है ज़्यादा और इसको एक एक प्रावधानों को, एक एक छोटे छोटी बातों को अब देखिए। मेंस का मॉडल बना दिया जाए। मेंस का मॉडल ये बनता है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बताए गए, लेकिन मेंस में फुल क्वेश्चन भी बनता है। मेंस का मॉडल ये बनता है कि जब 24 घंटे में अन्वेषण पूरा न किया जा सके तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, उस प्रक्रिया का
उल्लेख करिए। तो आपका जवाब रहेगा कि जब अभियुक्त गिरफ्तार हो गया हो और 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा न हुआ हो तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसका उल्लेख सीआरपीसी की धारा 167 में किया गया है, जो निम्नलिखित है। यानी कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो 167 का क्लाज वाइज चलना है। एक एक क्लाज अपने आप में महत्वपूर्ण है और एक एक क्लाज को आप देखिए। पहला क्लाज आपका देखा जाए 167 का क्लाज 1 हम बता रहे हैं। हर एक क्लाज में कौन कौन बातें महत्वपूर्ण हैं उसको अलग अलग आपका निकाल लेना है। देखिए कह करके, जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, यानी कि 167 के लिए यह जरूरी है कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो, अरेस्ट किया गया हो। चलिए, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो और अभिरक्षा में निरुद्ध हो, यानी कि अभिरक्षा में निरुद्ध हो, यानी कि पुलिस कस्टडी में हो, पुलिस अभिरक्षा में हो। अगला शब्द देखिए, और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत 24 घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता। यानी कि ये प्रतीत होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो अन्वेषण है, वो सेक्शन 57 में दिए गए 24 आवर यानी कि 24 घंटे के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता, पूरा नहीं किया जा सकता, पूरा नहीं किया जा सकता। और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इत्तला दृढ़ आधार पर हैं। यानी कि यह विश्वास करने का आधार है कि गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध जो इत्तला मिली थी, जो सूचना मिली थी, उसका दृढ़ आधार है। यानी कि उसका दृढ़ आधार का मतलब ये हुआ कि उसका मजबूत आधार है। दृढ़ आधार का मतलब ये है कि मजबूत आधार है। मजबूत आधार का मतलब ये हुआ कि इस बात के साक्ष्य हैं कि आपका इसने अपराध किया। दृढ़ आधार है तब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक से निम्नतम पंक्ति का नहीं है तो वह निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात, यानी कि आईओ अन्वेषण अधिकारी क्या करेंगे, तो जो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि जो नज़दीक के न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात विहित डायरी की मामलों से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। यानी कि आईओ इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होगा वह क्या करेंगे, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जो डायरी होगी उसकी प्रतिलिपि भेजेंगे और अभियुक्त को भी भेजेंगे। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास विहित डायरी की प्रतिलिपि भेजी जाएगी और अभियुक्त को भी भेजा जाएगा। आपका क्लाज 1 में ये आपका प्रावधान किया गया है। देखिए इसको डिटेल में समझाया जाए। आपका 167 लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया हो, गिरफ्तार किया गया हो। केवल गिरफ्तार ही न किया गया हो बल्कि वह पुलिस की
अभिरक्षा में हो, यानी कि व्यक्ति को अरेस्ट किया गया हो। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ऐसे व्यक्ति को अपने कस्टडी में रखी हो और यह आपका प्रतीत होता हो का मतलब कि दर्शित होता हो कि जो इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि साक्ष्य एकत्र करने की जो प्रक्रिया है या साक्ष्य एकत्र करने के जो बात है, वह धारा 57 के तहत दिए गए 24 आवर के अंदर नहीं किया जा सकता। यानी कि धारा सेक्शन 57 ये बताती हैं कि जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसे 24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो क्लाज 167 का क्लाज 1 कहता है कि अगर ये प्रतीत हो कि जो धारा 57 के तहत जो 24 घंटे का समय दिया गया है, उस समय के अंदर पुलिस साक्ष्य एकत्र नहीं कर पाएगी, तो ऐसी नहीं कर पाएगी और यह विश्वास करने का कारण है, यानी कि यह बिलीव करने का कारण है कि गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध जो इत्तिला मिली है, जो सूचना मिली है, उसका आधार मजबूत है, यानी कि वह दृढ़ आधार पर है, तब थाने का भार साधक अधिकारी या आपका उप निरीक्षक से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी, यानी कि सब इंस्पेक्टर से अनिम्न, अनिम्न मतलब कि इसके नीचे का न हो, कोई पुलिस अधिकारी जो उस मामले का अन्वेषण कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वह निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि जो पास का न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, उस निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास मने डायरी की, यानी कि आपका विहित डायरी की मामले से संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिलिपि, यानी कि जो विहित डायरी है राज्य सरकार द्वारा, उसकी एक प्रतिलिपि और अभियुक्त दोनों को ऐसे निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त पहुंच गया, वह भी आपका पहुंचा गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के अंदर। अब क्लास 2 देखिए क्या कहता है। अब क्लास 2 में ये बताया जाएगा कि जब न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त भेज दिया गया है, तो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, क्या करेंगे, तो ये क्लास 2 में बताया गया। आइए क्लास 2 देखा जाए। क्लास 2 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक एक करके आपका देखा जाए। क्लास 2 167 का क्लास 2 देखिए। जहाँ तक क्लास 2 की बात है, क्लास 2 में फिर हम शब्द सह तोड़ रहे हैं। वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उस मामले में विचारण को उसे अधिकारता हो या न हो, यानी कि जिस मजिस्ट्रेट निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ऐसे अभियुक्त को भेजा गया है, यह आवश्यक नहीं है कि उस न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस मामले में जुरिडिक्शन हो, उस मामले में उसे अधिकारता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसे वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, इतनी अवधि के लिए जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक की न होगी, निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है।
यानी कि ये आपका जो मामला है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो ये समय लिखा है कि 15 दिन से अधिक नहीं होगी अभिरक्षा इतने के लिए और निरुद्ध किया जाना, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आपकी इसमें वो बताई गई है समय समय पर। इतना वाक्य पहले समझिए तब आपका देखा जाए। यानी कि चाहे जब अभियुक्त निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि भले ही न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकारिता हो या न हो, वह 15 दिन के लिए रिमांड में, अभिरक्षा में या कस्टडी में सुपुर्द कर सकता है ऐसे व्यक्ति को। तो अधिकतम कितने समय के लिए भेज सकता है? 15 दिन के लिए। लेकिन एक और भी कहा गया है कि समय समय पर। समय समय पर का मतलब ये हुआ कि टाइम टू टाइम, यानी कि एक ही बार 15 दिन के लिए आपका पुलिस अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को न भेजे। तो समय समय यानी कि टुकड़ों में भेजा जाता है। टुकड़ों का मतलब एक उदाहरण आपको हम बताते हैं तब सही रहेगा। ये जो हम बता रहे हैं ये गिरफ्तारी का प्रथम 15 दिन का नियम है। गिरफ्तारी का प्रथम 15 दिन नियम। तो मान लीजिए 1 जनवरी को आपका अभियुक्त गिरफ्तार हुआ और न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने 3 जनवरी तक इसे पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया। ठीक है, 3 जनवरी तक यह पुलिस अभिरक्षा में था। फिर पुलिस ने पेश किया। फिर न्यायालय ने 6 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। फिर पुलिस ने रिमांड मांगा तो फिर 9 जनवरी तक पुलिस रिमांड में न्यायालय ने भेज दिया। फिर आपका करते करते प्रथम 15 दिन बीत गया, यानी कि 15 जनवरी बीत गई। यानी कि गिरफ्तारी के प्रथम जो 15 दिन का समय होता है वह काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है और पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को इन्हीं 15 दिन के अंदर ही दिया जा सकता है। आपका रिमांड दिया जा सकता है। जैसे ही प्रथम 15 दिन बीता, पुलिस कस्टडी में अभियुक्त को नहीं दिया जाएगा तो दिया कहाँ केवल जाएगा, अगर भेजा जाएगा तो न्यायिक अभिरक्षा में। अब जो क्वेश्चन बनता है कि क्या पुलिस अभिरक्षा से न्यायिक अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में आपका कस्टडी में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं? निश्चित तौर पर किया जा सकता है। कुछ समय पुलिस अभिरक्षा, कुछ समय न्यायिक अभिरक्षा, फिर पुलिस अभिरक्षा, फिर न्यायिक अभिरक्षा। लेकिन सतर्क ये रहना है कि ये जो काम होंगे ये केवल और केवल गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिन के अंदर ही होगा। जैसे ही प्रथम 15 दिन बीता उसके बाद पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को नहीं भेजा जाएगा तो भेजा कहाँ जाएगा? केवल और केवल जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक अभिरक्षा में। आइए आपका खंड 2 का भी आधा ही बताया गया, अगला देखिए। फिर एक बार खंड 2 देखिए। वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण को उसे अधिकारिता हो
या न हो, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक न होगी, निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है, तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है, तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकारिता है भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है। यानी कि जिस निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समझ ऐसा अभियुक्त पेश किया गया है, अगर वह मजिस्ट्रेट देखता है कि इस मामले में न तो उसे ट्रायल की अधिकारिता है न कमिटल की अधिकारिता है, तो ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को, यानी कि ऐसे आपका गिरफ्तार व्यक्ति, ऐसे अभियुक्त को वह अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भिजवाने का आदेश देगा। आपका यानी कि जाकर अधिकारिता वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे अभियुक्त को पेश किया जाए। आइए प्रोविजो देखा जाए, परंतुक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और परंतुक देखिए आपका, मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है। तो नियम बना लेना है आपका। अब जो गिरफ्तारी का प्रथम 15 दिन, इसमें तो आपका न्यायिक अभिरक्षा और पुलिस अभिरक्षा दोनों में अभियुक्त को दिया जा सकता है। लेकिन 15 दिन अगर बीत गया तो 15 दिन के बाद क्या होगा? तो 15 दिन के बाद आपका कानून ये कहता है कि अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि पर्याप्त आधार हैं, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम 15 दिन के बाद अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकता है। यानी कि किस अभिरक्षा में? न्यायिक कस्टडी में, न्यायिक अभिरक्षा में। तो आखिर 15 दिन के बाद जब भेजा जाएगा तो एक बार में अधिकतम कितने दिन के लिए भेजा जा सकता है? 15 दिन, फिर 15 दिन, फिर 15, फिर 15, यानी कि एक बार में अधिकतम कस्टडी कितने दिन के लिए? 15-15 दिन के लिए। अब आइए आपका, अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि ये 15-15 दिन आखिर कितने दिन तक इसको जेल में रखा जाएगा? इसके लिए फिर आगे देखिए आपका, इसी में क्लास देखिए। हाँ, फिर एक बार देखिए, के लिए पर्याप्त आधार हैं, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा, जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। तो 90 दिन के नियम को अप्लाई करना है अच्छे से। प्रथम 15 दिन भेजा, फिर 15 दिन भेजा 30 दिन, फिर 15 दिन 45 दिन, फिर 15 दिन भेजा आपका 60 दिन, फिर 15 दिन भेजा 75 दिन, फिर 15 दिन भेजा 90 दिन। अब आपका कानून क्या कहता है कि ये जो 15-15, प्रथम 15 भी जोड़ा जाएगा,
ये 90 दिन हो गया। अब कानून ये कहता है कि अगर ऐसा अपराध अभियुक्त ने किया है जिसमें अभियुक्त को मृत्युदंड दिया जा सकता है या आजीवन कारावास दिया जा सकता है या 10 वर्ष का कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास, तो ऐसी दशा में आपका यदि ऐसी कंडीशन में अभियुक्त अभिरक्षा में है और 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, यानी कि 90 दिन में अन्वेषण पूरा नहीं होता, तो क्या होगा? अब ये आपका आगे बताया जाएगा। दूसरा खंड इसमें देखिए, दूसरा ये बता रहा है कि यदि ऐसा अपराध अभियुक्त ने किया है जिसमें दंड 10 वर्ष से कम का हो, यानी कि दंड कितने से कम हो? 10 वर्ष से कम का हो, तब आपका कितने दिनों में अन्वेषण पूरा न हुआ हो? 60 दिनों में, और अभियुक्त इस दौरान कस्टडी में हो, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में हो, और इन्वेस्टिगेशन पूरा न हुआ हो, तब यथास्थिति 90 या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार हैं और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 33 के प्रयोजन के लिए उस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया है। इसी को लीगल भाषा में डिफॉल्ट बेल या व्यतिक्रम के कारण जमानत या चूक के कारण जमानत कहा जाता है। देखिए फिर इसको अलग से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बन रहा है, मेंस में भी बन रहा है अलग से क्वेश्चन कि डिफॉल्ट बेल क्या होती है, ये कब दी जाती है, तो सतर्क ये रहना है। फिर एक बार इसको देखिए, यदि ऐसे अपराध डिफॉल्ट बेल पहले, डिफॉल्ट बेल का मतलब ये हुआ कि व्यतिक्रम या चूक के कारण जमानत देना। इसका मतलब ये हुआ कि अन्वेषण अगर निर्धारित समय के अंदर पूरा नहीं किया गया है तो मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्त को निर्धारित समय के बाद जमानत देगा और अभियुक्त साधिकार जमानत मांगेगा, और लेकिन मांगने पर जमानत मिलेगी, बिना मांगे नहीं। याद रखिए, यदि अपराध ऐसा है जिसमें कि आपका मृत्युदंड का प्रावधान है या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक का, और इन्वेस्टिगेशन 90 दिन में पूरा नहीं होता, तो अभियुक्त जमानत पाने का साधिकार हकदार होगा और मजिस्ट्रेट जमानत दे देंगे, क्योंकि ये अभियुक्त का अब अधिकार होगा। और यदि अपराध में जो दंड है 10 वर्ष से कम है तो 60 दिन में यदि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो ऐसी दशा में अभियुक्त जमानत पाने का हकदार होगा और उसे जमानत दी जाएगी। लेकिन आपका ये भी सतर्क रहना है कि अभियुक्त को जमानत तभी दी जाएगी जब अभियुक्त इसकी डिमांड करे, मांग करे, यानी कि स्वतः जमानत नहीं दी जाएगी, अभियुक्त को आपका डिमांड करनी होगी। देखिए आपका, देखिए इसी में आपका है अभी, कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन
किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात हर बार जब तक कि अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता है, किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक दृश्य संपर्क माध्यम से पेश किए जाने पर न्यायिक हिरासत में निरोध को और बढ़ा सकेगा। यानी कि दो पॉइंट यहाँ टेक्निकल समझना है। यदि अभियुक्त को पुलिस रिमांड में देनी है, यानी कि अगर अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट तब तक पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को नहीं देगा जब तक कि अभियुक्त को शारीरिक रूप से या पर्सनल रूप से या व्यक्तिगत रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश न किया गया हो। यानी कि पुलिस अभिरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है, लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाना आवश्यक नहीं है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, यानी कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अगर अभियुक्त को पेश कर दिया जाता है तो न्यायालय ऐसे अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है। यानी कि फिर एक बार देखिए, पुलिस अभिरक्षा में के लिए व्यक्तिगत रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है, जबकि जुडिशियल कस्टडी के लिए व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक नहीं है। फिर देखिए सी खंड, कोई द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त न किया गया हो, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा। ये भी एक प्रतिबंध लगा दिया गया कि सामान्यतः सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में नहीं दे सकता, लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति को भेजने का अधिकार रखता है। यानी कि पुलिस अभिरक्षा में तो नहीं दे सकता, लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकता है। अब ये लेकिन पुलिस अभिरक्षा में पुलिस कस्टडी में सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कब भेज सकता है, जब वह इसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा अथराइज किया गया हो, स्पेशल रूप से सशक्त किया गया हो। स्पष्टीकरण देखिए, आपका दो स्पष्टीकरण है। आपका देखिए एक्सप्लेशन क्या कहता है। पहला स्पष्टीकरण, शंकाएं करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता कि पैराग्राफ ए में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर अभियुक्त व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में विरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि जमानत नहीं दे देता है। यानी कि डिफॉल्ट बेल में स्वतः न्यायालय अभियुक्त को नहीं छोड़ेगा, अभियुक्त को जमानत की मांग करनी पड़ेगी, तभी उसे जमानत दी जाएगी। स्पष्टीकरण दो, आइए, यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था जैसा कि पैरा बी के अधीन अपेक्षित है, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को यथा स्थिति
निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक दृश्य संपर्क माध्यम से प्रमाणित पेशी के बारे में आदेश द्वारा साबित किया जा सकेगा। परंतु देखिए इसके बाद, परंतु यह और कि 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री की दशा में निरोध किसी रिमांड गृह या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में प्राधिकृत किया जाएगा। यानी कि अगर स्त्री हैं और वह 18 वर्ष से नीचे हैं तो उसको अभिरक्षा में जब भेजा जाएगा तो किसी रिमांड गृह में या किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक आपका संस्था की अभिरक्षा में भेजा जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। आपका महिला सुधार गृह या महिला शेल्टर होम जो भी हो वहाँ भेजा जाएगा। तो इस प्रकार आज का लेक्चर आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।